सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम रीडिंग लगाने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में 9.12.2 हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट द सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन। तो कैसे एंजाइम्स ऐसा कर पाते हैं, वो कैसे एक स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन की वो इंक्रीज करते हैं, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को वे कैसे इंक्रीज करते हैं। तो यही वाला टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी लिखती क्या है। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स लिटिल मोर। तो कहता है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे स्पीड ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव स्टेट। तो अभी तक हमने किसका मतलब ये अंडरस्टैंड किया है, हमने पढ़ लिया कि एंजाइम्स में एक साइट होती है जिसका हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के बारे में हमने अभी तक जान लिया है। तो केमिकल्स और द मेटाबॉलिक कन्वर्शन रेफर्स टू ए रिएक्शन, कहता है कि जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्शन होता है, चाहे कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो चाहे केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्शन हो रहा है, उसको हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। कहता है कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज कन्वर्ट हो रही है सब प्रोडक्ट में, द सबस्टेंस विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, द सबस्टेंस इज नोन एज सबस्ट्रेट। तो जो चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाली है, प्रोडक्ट बना देगी, उस चीज को हम सबस्ट्रेट कहेंगे। और जो चीज बन रही है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर चेंज ऑफ दैट सबस्टेंस इनटू अनदर सबस्टेंस, तो वो जो सबस्टेंस बन रही है दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। हैनस एंजाइम्स, इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। तो प्रोटीन्स के पास क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है। और इसी एक्टिव साइट पर क्या हो जाता है? कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सबस्ट्रेट को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। बेसिकली सबस्ट्रेट के अंदर फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज हो रही है बॉन्ड्स की, उसके बाद वो कन्वर्ट, उसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट्स में। तो सिंबॉलिकली अगर हम देखेंगे, हम एक एंजाइम इस एंजाइम रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे? सबस्ट्रेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ऐसे। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस, तो अभी तक हमें ये पता चला कि जो सबस्ट्रेट एस होती है वो बाइंड करेगी किसके साथ? एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। कहां पर करेगी बाइंड? एट द एक्टिव साइट और विदिन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। विदिन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट क्या होता है? देखो, विदिन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट होता है, इसका मतलब ये एंजाइम है। अगर मैं यहां पर बना दूं ये एंजाइम है, तो एंजाइम के पास क्या है? एक्टिव साइट, ठीक। इसी को हम पॉकेट या क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक। और इसके साथ कौन मिलने वाली है? इसके साथ सबस्ट्रेट मिलने वाली है। सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री किसके साथ फिट अप होने वाली है? इस एक्टिव साइट के साथ। तो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, और ये क्या बना देंगे? ये मिलके बना देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बन गई क्या? यहां पर आ गई, फिक्स हो गई कौन सी? ये सबस्ट्रेट इसके साथ फिक्स हो गई, तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होने वाला है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद ये जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या होने वाला है? सबस्ट्रेट के ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। तो ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एंजाइम। तो एंजाइम ही है अभी, और एक्टिव साइट पर प्रोडक्ट्स बनने फॉर्म हो गए, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में उसके बाद किसमें चेंज होता है? उसके बाद एंजाइम रिलीज करेगा प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द एक्टिव साइट। तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट से फिर क्या रिलीज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये जो 2 स्टेट्स बन गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ट्रांजिशन स्टेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होती है इंटरमीडिएट स्टेट, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग से लेकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक जो बीच में जो स्टेट्स आ रहे हैं, उनको हम ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट स्टेट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट स्टेट्स अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए लास्ट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू स्टेबलाइज्ड पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे आगे हम चलेंगे। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, कहता है कि जो सबस्ट्रेट है उसको डिफ्यूज होना है किसमें? उसको डिफ्यूज होना है टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, उसको एक्टिव साइट तक जाना है।
और जब ये एक्टिव साइट तक जाएगी, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर्म। यह भी मैंने आपको बताया। एंजाइम ई स्टैंड्स फॉर, एंजाइम ई से हम एंजाइम को डिनोट करते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ठीक है, ट्रांजिएंट फिनोमेना हो गया कि ये एक मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यूरिंग द स्टेट वायर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम। इस स्टेट के दौरान जब एक सबस्ट्रेट बाइंड हो रही है किससे, एंजाइम से, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ, तो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है सबस्ट्रेट का, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट होगी जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, तो एक सबस्ट्रेट का एक नया सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, या जिसको हम ट्रांजिएंट फिनोमेना भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन उसके जल्दी, इसके फौरन बाद क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट में नए बॉन्ड्स बनते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। तो जब ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, वहां पर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। कहां से, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म। हम कहेंगे कि जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो चेंज हो रहा है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे को हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, पाथवे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर लास्ट में प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो वो जो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स आते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स। दिस कुड बी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स, देयर कुड बी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स। कहता है कि वहां पर इससे भी ज्यादा और क्या हो सकते हैं, अल्टर्ड मतलब चेंज्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के दरमियान बनने तक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मड स्टेट्स आएंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट आ सकते हैं। इम्प्लिक्ट इन दिस स्टेटमेंट, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो इससे हमें यही पता चलता है जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स बन रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो भी बन रही है वो क्या है, ये अनस्टेबल है। तो हमारा क्वेश्चन तो बन ही जाता है नीट के लिए। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट्स है, तो ट्रांजिशन स्टेट्स क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट्स है, एंड दे आर वेरी अनस्टेबल। ठीक है, एनर्जेटिकली ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू, स्टेबिलिटी होती है एक चीज जो किससे रिलेटेड हुई होती है, एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। ये जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट। देखो मैंने कहा कि ये इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होते हैं, एनर्जेटिकली अनस्टेबल होते हैं। तो उसके बाद खुद एनसीईआरटी लिखती है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट्स। तो दैट मीन्स वो उनकी बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिकली वो क्या है, अनस्टेबल। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो वो बन जाता है एनर्जेटिकली स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक है तो इंटरमीडिएट स्टेज, जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और प्रोडक्ट बनना होता है कहाँ पर, लो एनर्जी स्टेट पर। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिकली अनस्टेबल होते हैं। वो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए उनको जल्दी से कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, प्रोडक्ट में, और वो लॉस करते हैं वो एनर्जी, और वो स्टेबलाइज बन जाते हैं। हैंस वेदर वी लुक एट दिस pictorially through a graph, it looks like something as in the figure 9.6। तो जैसे कि 9.6 की फिगर हम देखेंगे, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, ये है सबस्ट्रेट को हमने यहां पर रखा है। ठीक है, और देखो नॉर्मली क्या रही है, नॉर्मली विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी का भी कंसेप्ट लिखेंगे। तो ये है सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर कभी भी रिएक्शंस दो किस्म की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है मेनली एंडोथर्मिक। ठीक है,
अभी मैं कंसेप्ट इन दो पर रखूंगा। एक्सोथर्मिक होती है विच रिलीजेस एनर्जी, विच गिव्स आउट एनर्जी, और एंडोथर्मिक होती है विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी, विच रिक्वायर्स एनर्जी। अब देखो, मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होती है विच ऑकर नेचुरली, विच ऑकर बाय इटसेल्फ। तो जो रिएक्शंस खुद ही होती हैं दोज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। एंड मोस्ट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस, तो दीज रिएक्शंस डू नॉट हैपन इन नेचर। नेचुरली ये रिएक्शंस नहीं होती है। अब देखो, मतलब खुद ब खुद ये नहीं हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस से नहीं हो सकती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी? इफ सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, इफ सबस्ट्रेट एनर्जी इज, अगर सबस्ट्रेट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज हाई। अगर सबस्ट्रेट में पोटेंशियल एनर्जी हाई है एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एट लो एनर्जी, और प्रोडक्ट किस एनर्जी पर बन रहा है? प्रोडक्ट इज एट लो एनर्जी, प्रोडक्ट इज फॉर्मड एट लो एनर्जी, तो हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट एट लो एनर्जी बन रहा है, तो दैट्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की क्या है? अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है, सबस्ट्रेट एनर्जी इज हाई, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट बन रहा है, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है? लो, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? हाई। तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हाई एनर्जी पर बनेगा। तो एंडोथर्मिक इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्योंकि सबस्ट्रेट में उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाए। तो ये होता है क्या? ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ही कम है और प्रोडक्ट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। तो अब हम सीधे डायरेक्टली ग्राफ पर चलते हैं। तो ग्राफ पर क्या है? देखो, ग्राफ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बहुत कम। प्रोडक्ट लो एनर्जी पर बनता है, तो हम क्या कहेंगे? ये रिएक्शन क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर एनर्जी रिलीज होने वाली है, क्योंकि सबस्ट्रेट में बहुत ज्यादा एनर्जी खुद ही है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी पहले से ही मौजूद है कि वो आराम से प्रोडक्ट को बना सकती है। तो इसीलिए ये सबस्ट्रेट क्या करेगी? एनर्जी को क्या करेगी? एनर्जी को बाहर फेंकेगी। लेकिन अब देखो, यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, एवरी रिएक्शन वेदर एंडोथर्मिक, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, every reaction whether endothermic or exothermic, it needs little amount of energy, needs a minimum amount of energy, or needs a little amount of energy to start the reaction, तो लेकिन कोई भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है या सबस्ट्रेट के पास एनर्जी बहुत कम है, तो लेकिन कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो और एक्सोथर्मिक हो, हर किसी रिएक्शन को चाहिए होता है लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी हर किसी रिएक्शन को चाहिए होती है टू स्टार्ट द रिएक्शन। और दिस लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो यूज होती है टू स्टार्ट द रिएक्शन, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नाम भी इसीलिए पड़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय अ रिएक्शन, यूटिलाइज्ड बाय अ रिएक्शन इन ऑर्डर टू स्टार्ट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द सबस्ट्रेट टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? मिनिमम amount of energy used by substrate to start the reaction। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है सबस्ट्रेट को इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, वही है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक सबस्ट्रेट को जरूरत होती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द रिएक्शन। एंड जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में आएगी?
ये ट्रांजिशन स्टेट में आएगी। तो उस ट्रांजिशन स्टेट को हासिल करने के लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक सबस्ट्रेट यूज करती है इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्यों? इसको पहले से ही ज़्यादा एनर्जी थी और थोड़ी बहुत और ज़्यादा एनर्जी इसने हासिल की, और इन ऑर्डर टू स्टार्ट द रिएक्शन, और जो ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगी? ट्रांजिशन स्टेट में। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? एनर्जेटिकली इट इज़ हैविंग हाई एनर्जी, और इसलिए ये क्या है? अनस्टेबल है। उसके बाद क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, कितनी एनर्जी इसने हासिल की ट्रांजिशन स्टेट तक आने के लिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the substrate in order to get converted into transition state या in order to start the reaction, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो पहले विदाउट द एंजाइम उसने बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हासिल की इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली उसके बाद ग्राफ नीचे आ रही है। दैट मीन्स उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? स्टेबल फॉर्म में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या दे रहा है? एनर्जी बाहर की तरफ फेंक रहा है ये, क्योंकि इसमें ये हाईली एनर्जेटिकली अनस्टेबल था तो ये एनर्जी बाहर फेंक रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो इसी सबस्ट्रेट को हमने एंजाइम डाल दिया। तो एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने किसको कम किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। अगर इसको अभी तक 10 किलो जूल्स लग रहे थे एब्जॉर्ब कर रही है, तब जाके ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अब इसको 2 ही किलो जूल्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं जब इसके पास एंजाइम है। जब इसके साथ एंजाइम है तो इसको 2 ही किलो जूल्स लगते हैं ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, और फाइनली ये प्रोडक्ट देता है। इसी तरीके से अगर इसमें 10 किलो जूल्स एनर्जी लग रहे थे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, दैट मीन्स इसको लग रहे थे 10 मिनट प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, लेकिन इसने 2 ही किलो जूल्स, इसने 2 मिनट में ही 2 ही किलो जूल्स क्या किए? एब्जॉर्ब किए और जल्दी से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। दैट मीन्स इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइजर है वो 5 ही मिनट में हो गई, क्योंकि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो जल्दी आ गई। क्यों? क्योंकि एंजाइम ने किसको कम किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और इसी के चलते ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया द एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात। तो the y-axis represent the potential energy of the content, that means substrate का potential energy कहाँ से represent हो रही है? y-axis से। x-axis represent the progression of the structural transformation, x-axis से हम देख रहे हैं कि progression क्या हो रहा है, मतलब transition states, transformation from substrate to product, तो कौन कौन से transition structure बन रहे हैं, और द स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट्स कौन कौन से बने। यू वुड नोटिस 2 थिंग्स, आपने 2 चीज़ों को देखा। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी लेवल डिफरेंस। सबस्ट्रेट इज एट हाई एनर्जी, प्रोडक्ट इज एट लो एनर्जी, देयरफॉर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। If the P is at the lowest energy than substrate, the reaction is exothermic. ये मैंने आपको बोला। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, किसी को भी एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट में बहुत ज्यादा एनर्जी पहले से ही है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction, चाहे ये exothermic reaction हो, spontaneous, मतलब exothermic reaction mostly spontaneous होती है, जो naturally nature में फॉर्म होती है, जल्दी फॉर्म होती है खुद ब खुद, या ये endothermic reaction, कोई भी रिएक्शन हो, that requires a little amount of energy, हर किसी रिएक्शन को थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए होती है in order to get converted into transition state या in order to start the reaction। तो सबस्ट्रेट हैज़ टू गो थ्रू मच हायर एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट। तो एक सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, और उसी लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द एस सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसी को हम एक्टिवेशन की एनर्जी कहते हैं, कि जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर बाय मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। तो ये हो गया हमारा कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, हाउ द एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन।